Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैंने उसके लिए जो बुक यूज़ करी है वो नूतन की ISC फिजिक्स क्लास 12th यूज़ करी है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग के पास यही बुक्स हैं और इसी से आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे, जो चैप्टर 5th है आपका। इसका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे हम पहले देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के विषय में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी कंडक्टर के थ्रू पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। तो सपोज यदि कोई क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है तो करंट हो जाती है आपकी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। क्यू को आप कूलाम लिख सकते हैं और टी को सेकेंड यानी कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। और यहां से एक डिफरेंशियल ये निकलती है कि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो तो जो करंट फ्लो होगी वो आपकी 1 एम्पियर होगी। अब इसी 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि उसको हम निकालना चाहें तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है, जबकि एक एम्पियर के लिए कितना चार्ज फ्लो करना है, एक एम्पियर के लिए चार्ज फ्लो करना है 1 कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज है आपके 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 कूलाम चार्ज होगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी कंडक्टर में इंटर करें एक एंड पर, और इतने ही इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के दूसरे एंड से एग्जिट करें, तब आपके कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो आपकी 1 एम्पियर होगी। तो इस तरह से किसी करंट को आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके किसी कंडक्टर में इंटर होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो 6.25 इंटू 10⁻18, और उससे एग्जिट होने वाले इलेक्ट्रॉन भी यदि इतने ही होते हैं तब आपकी करंट 1 एम्पियर फ्लो करती है। फिर हम देखते हैं कुछ और आपके करंट से रिलेटेड है। जैसे यहां पर आप देखिए कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इन कंडक्टर डज नॉट मीन्स दैट 6.25 into 10⁻18 electrons travel per second from one end of the conductor to the other end। कहने का मतलब यह है कि किसी कंडक्टर के 1 एंड से इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो, जरूरी नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से आपके एग्जिट करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दोनों एंड से किसी एक एंड से इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए और दूसरे एंड से एग्जिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यही होना चाहिए, भले ही वो कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन हो। कुल मिला के आपके फर्स्ट एंड से जो इंटर कर रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से आपके एग्जिट कर रहे हो, उसको कहते हैं हम 1 एम्पियर। सेकेंड यहां पर बताया जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कन्वेंशनली टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब है कि सपोज कोई प्लस क्यू चार्ज है, यदि वो इस तरफ की ओर चल रहा है, आपका लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो जो करंट होगी वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही कंसीडर की जाती है। लेकिन इसकी जगह पे यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा लेफ्ट टू राइट की ओर, तो हम कहेंगे कि जो करंट है हमारी वो राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो कन्वेंशनली जो डायरेक्शन है करंट की वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होती है। फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है इफ टू करंट्स I1 एंड I2 मीट एट एंगल थीटा। अब यहां पर देखिए एक करंट I1 है और एक करंट I2 है, ये दो वायर्स हैं। ये दो वायर्स इस तरह से ऐड जोड़े गए हैं कि वो आपस में सपोज किसी समय थीटा एंगल बना रहे हैं। यहां पर इसको बताने का रीजन ये है कि जिस तरह से हमने यहां पर देखा कि करंट में डायरेक्शन होती है,
कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए क्या करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है? तो उसको बताने के लिए कि नहीं, करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसके लिए हमने इस एग्जांपल का यूज किया है कि दो वायर्स को यदि हम इस तरह से थीटा एंगल से हमने ऐड किया है और थर्ड वायर इनका एग्जिट वायर है, तो हम पाते हैं कि यदि इंटर करने वाली करंट I1 और I2 हो तो एग्जिट करने वाली करंट आपकी I1 प्लस I2 होती है, यहां पर एंगल कोई कुछ भी क्यों ना हो। इस बात से ये पता चलता है कि जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यदि वेक्टर क्वांटिटी होती तो एंगल अलग अलग होने पर जो आउटपुट वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाती। जो यहाँ पर ये बता रही है कि करंट आपकी स्केलर वैल्यू है और स्केलर वैल्यू होने के कारण ही किसी भी एंगल पे वायर्स आप ऐड करें, जो निकलने वाली करंट होगी वो उस पॉइंट पर आने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। यानी यहाँ पर कोई वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी जो करंट है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बताया है, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ द कंडक्टर और द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट देन I इज इक्वल टू dq बाई dt। ये कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई कंडक्टर है, उसे किसी एक पोर्शन में जो चार्ज है उसका जो फ्लो है वो किसी वजह से कांस्टेंट नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस जो करंट होती है वो I इक्वल होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी I इज इक्वल टू dq बाई dt। किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि चार्ज का फ्लो कुछ और हो रहा है और आके थोड़े समय बाद कुछ और हो रहा है, तो हमें यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट निकालनी है तो हमको उस स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान जो चार्ज फ्लो हुआ होगा उसी का रेशियो आपको निकालना होगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर टाइम की करंट यानी इंस्टेंटेनियस करंट आपको मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको पर्टिकुलर गिवन टाइम पर चार्ज की वैल्यू और उस टाइम इंटरवल का रेशियो निकालना है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर टाइम की करंट निकाल सकें। और जब कभी भी हम टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेते हैं तो उस समय के चार्ज फ्लो को हम dq कहेंगे, और ऐसी कंडीशन में आपका I इज इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt। यहाँ पर जो q है वो टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है, यानी अलग अलग टाइम पर आपका जो चार्ज का फ्लो है वो भी अलग अलग हो रहा है, इसीलिए हम वहां पर डिफरेंशियल फॉर्मूले का यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के निकालने के लिए। इसको इस तरह से दे सकते हैं कि सपोज कहीं पर जो चार्ज है उसको जो फ्लो हो रहा है वो q इज इक्वल टू 4t, इस इक्वेशन के हिसाब से चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है। अब यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, तो करंट हो रही होगी I इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ q, और q यहां पर कितना हो जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ q की जगह लिख देंगे आप 4t, तो 4 तो कॉमन हो गया और dt बाई डी टी आ गया, तो इस तरह से I कितना आ गया आपका, I आपका 4 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से जब कभी भी आपका चार्ज जो है टाइम के साथ वेरी होगा तो आप जो है वहां पर करंट निकालने के लिए चार्ज का डिफरेंशिएट करेंगे dq बाई dt के तरीके से। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, करंट इज एज्यूम टू बी ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ Q जो है आपका चार्ज है जिसको हम कूलाम कहते हैं, तो कूलाम ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि Q इज इक्वल टू इस तरह से हम I इंटू टी बनाते हैं, और I यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका यूनिट भी जो है आपका फंडामेंटल है यानी एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है आपका सेकेंड, तो जो चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड हो गया, जिसको ही हम लोग कूलाम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो करंट है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बता रहा है, द कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब यह है कि सपोज कोई भी आप कंडक्टर लेते हो, तो जब आप उसमें करंट फ्लो कराते हो तो करंट फ्लो का मतलब होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2। तो जितना चार्ज यहां से इंटर करता है उतना ही चार्ज दूसरे एंड से वहां से एग्जिट भी कर जाता है। इसलिए कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का टोटल कंसंट्रेशन होता है वो कोई चेंज नहीं होता, यानी यदि कंडक्टर पहले से ही आपका अनचार्ज है तो करंट फ्लो करने पर भी वो अनचार्ज ही रहता है, क्योंकि जितना चार्ज उसमें इंटर कर रहा होता है पर सेकेंड उतना ही चार्ज आपका वहां पर सेकेंड एग्जिट भी कर रहा होता है।
इसलिए चार्ज के फ्लो होने से कोई कंडक्टर आपका चार्ज नहीं हो जाता, वो अनचार्ज ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट वेरी एज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरियाज वेरी। इसका मतलब यह है कि सपोज कोई कंडक्टर आपने ले लिया इस तरह से, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग अलग है। तो यहां से सपोज आई करंट इंटर कर रही है, तो यहां से जो करंट निकलेगी वो भी आई ही होगी, क्योंकि फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट वेरी एज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज। यदि आपने आई करंट फ्लो करी है इस स्मॉलर एंड से जिसका एरिया कम है, और यहां से एग्जिस्ट कर रही है करंट जिसका एरिया ज्यादा है, लेकिन करंट की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी, क्योंकि जितना चार्ज यहां से इंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से एग्जिट करेगा। इसलिए चार्ज के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, तो करंट के अमाउंट में भी इन दोनों एंड्स पर कोई चेंज नहीं होगा, भले ही उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका अलग अलग क्यों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यहां पर बताया गया है कि जैसे अभी हमने पीछे देखा कि किसी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरफ का कम हो सकता है और दूसरी तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो सकता है। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहां का सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहां से भी करंट I1 इंटर कर रही है, तो इंटर जो करंट एग्जिट करेगी वो भी I1 ही होगी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां जो करंट की डेंसिटी हो गई इस एंड पे वो हो जाएगी I1 अपॉन A1, और यहां जो करंट डेंसिटी हो जाएगी J2 वो हो जाएगी I1 अपॉन A2। एरिया चेंज होने से करंट चेंज नहीं होगी, लेकिन आपकी करंट डेंसिटी जिसको हम J कहते हैं ये चेंज हो जाएगी। और जो करंट डेंसिटी होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, जो करंट डेंसिटी है आपकी तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उस करंट डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, और जो I है उसका यूनिट आपका एम्पियर होता है, और जो एरिया है उसका यूनिट आपका मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह J का यूनिट हो गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसी करंट डेंसिटी की और कुछ चीज़ों को देखते हैं। द करंट डेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट ऑफ द कंडक्टर and not of the whole conductor. It is thus a microscopic quantity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई हम कंडक्टर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने कोई कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कंटिन्यूअस आपका चेंज हो रहा है। तो ये कोई करंट यहाँ से इंटर कर रही, सपोज वो I है, तो जो एग्जिट करेगी वो भी I होगी। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है या A1 कह दें, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका A2 है। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ की जो करंट डेंसिटी होगी वो I अपॉन A1 होगी, जबकि यहाँ की करंट डेंसिटी आपकी I अपॉन A2 है। तो करंट डेंसिटी आपकी चेंज हो रही है किसी गिवन कंडक्टर के डिफरेंट पॉइंट्स पर, जबकि जो करंट की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट है, वो आपके डिफरेंट पॉइंट पर वेरी नहीं कर रही है। इसलिए जो करंट है आपकी, करंट आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, करंट आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये थ्रू आउट द कंडक्टर आपकी सेम रहती है, जबकि जो आपकी करंट डेंसिटी है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपके पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है ऑफ ए कंडक्टर, या यूं कहें कि ये टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रही है, किस तरह का कंडक्टर है, कैसा मटेरियल है और कैसा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जबकि जो I डिपेंड करती है वो थ्रू आउट द टोटल कंडक्टर के हिसाब से डिपेंड करती है। तो इस तरह से जो I है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो पूरे वॉल्यूम पे, होल वॉल्यूम पे सेम रहती है, जबकि आपकी जो करंट डेंसिटी है वो हर पॉइंट पर अलग अलग
रहती है। इसीलिए इसको कहा गया कि जो आपका कंडक्टर है उसके पॉइंट पर डिपेंड करती है करंट डेंसिटी, जबकि जो करंट है वो आपके थ्रू आउट द वॉल्यूम डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहाँ यूज किया है I इज इक्वल टू जे डॉट ए। ये कैसे आता है इसको देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि सपोज कोई आपका कंडक्टर है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज इस तरह से है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से है, और जो करंट इंटर कर रही है वो सपोज I करंट यहाँ से इंटर कर रही है और यहाँ से I करंट आपकी एग्जिट कर रही है। अब आप देखेंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका यदि हम एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो करंट के साथ में कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि J इज इक्वल टू था I अपॉन ए। अब यहां से आप देखें I इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू ए। अब ए भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और जो आपका करंट डेंसिटी है वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई दो तरीके से ही पॉसिबल है, या तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो या फिर उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो। और यहां पर भी आपकी दो वेक्टर क्वांटिटीज है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो आपके करंट की होती है, यानी करंट के अलोंग आपका करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। तो इस तरह से जब I इज इक्वल टू जे इंटू ए करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आप पा रहे हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो मल्टीप्लाई या तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि कोई दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इन्हीं दो तरीकों से पॉसिबल है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है या यहां पर डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि जो दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके मल्टीप्लाई होने से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कैसा है। यदि वो रिजल्ट स्केलर है तो इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। यदि ये वेक्टर होता तो यहां पर क्रॉस साइन लगाते, लेकिन हमने देखा यहां पर कि करंट डेंसिटी और एरिया का मल्टीप्लाई होने पर करंट आती है और करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इनके बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हमको एक रिलेशन निकल आया कि I इज इक्वल टू होता है J डॉट ए। तो ये एक फॉर्मूला हमको निकल कर आ गया। यानी जब कभी भी हमें इस फॉर्मूले से करंट निकालना होगा तो इसको ओपन करेंगे, तो J डॉट ए को ओपन करें तो ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा J और A के बीच का एंगल है। तो ये तो आपका हो गया J जो करंट डायरेक्शन है, और ये हो गया आपका A जो एरिया वेक्टर है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि क्यू आई इज इक्वल टू जे डॉट ए या जे ए कॉस थीटा। अब नेक्स्ट दिया हुआ यहां पर कि व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, जे विल बी नॉन यूनिफॉर्म एंड देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। यदि इसको देखें आप यहां पर, अब इसको किस तरह से समझते हैं देखते हैं। जैसे सपोज फिर से हम एक कंडक्टर लेंगे, जैसे हमने यहां पर एक कंडक्टर लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है कंटिन्यूअस, तो यहां पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई बी है, या हम यहां पर A1 कह दें और यहां पर A2 कह दें। जो करंट इंटर कर रही है वो तो I हो गई, वही इंटर करेगी और वही करंट आपकी एग्जिट करेगी। अब सपोज ये कह दिया जाए कि यहां पर जो करंट डेंसिटी J है वो वैरिंग है। क्यों वैरिंग है? क्योंकि आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटिन्यूअस हर जगह का अलग अलग है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। इस तरह से अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर दिया है। तो सपोज कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लिया हमने, और इसमें भी किसी भी वजह से इसके हर सेगमेंट में, इसके इस इलाके में सपोज ये जो आपका आउटर एज है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये है, इसमें आपकी करंट डेंसिटी कुछ अलग है, इसके बीच वाले सेक्शन में करंट डेंसिटी अलग है।
तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट निकालनी हो तो करंट I इज इक्वल टू हमने पढ़ा J डॉट ए होता है, अभी पीछे देख लिया। लेकिन यहां पर जो J की वैल्यू है ये वेरिएबल है। जब J की वैल्यू वेरिएबल है तो हम कौन सा J रखेंगे थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, ये हम यहाँ पर एक साथ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज आपका कोई टोटल ये सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया का कोई छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं ये, और इस एरिया को ये इसका एरिया वेक्टर हो गया जिसको हम सपोज कहेंगे dA, और यहां पर सपोज करंट डेंसिटी आपकी J है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पास होने वाली जो करंट होगी उसको हम DI कह देंगे। अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू J डॉट ए, ये फॉर्मूला है। अब इस पर्टिकुलर हमारे एग्जाम्पल के लिए यूज करें कि जिसमें जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में हर जगह जो करंट डेंसिटी अलग अलग है। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो हमारी करंट निकलेगी वो DI निकलेगी, कोई छोटी करंट DI निकलेगी, और उस DI की वैल्यू होगी DI इज इक्वल टू इसी तरह से करंट डेंसिटी डॉट, और क्योंकि जो एरिया लिया है वो हमने बहुत स्मॉल लिया है, DA लिया है, तो इनटू DA, तो J डॉट DA। तो इस तरह से ये आपकी करंट डेंसिटी इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर हो गई। यहां पर करंट डेंसिटी आपकी J है, एरिया आपका DA है, तो यहां से पास होने वाली करंट क्या हो गई DE। अब यदि आपको पूरे एरिया से कितनी करंट पास हो रही वो निकालनी है तो इसके लिए आपको इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। जब इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल DI क्या हो जाएगा, इंटीग्रल DI तो I हो जाएगा, और ये इंटीग्रल J डॉट DA इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब कहीं भी आपकी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के हिसाब से वेरी करेगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको करने के लिए। जैसे कि सपोज किसी वायर के थ्रू, ये सपोज कोई वायर है और इसमें जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी एक फॉर्मूला 4/πr² इस पे डिपेंड करती है। यानी करंट डेंसिटी देखिए रेडियस के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी करंट डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपके रेडियस के सेंटर से रेडियस के हिसाब से करंट डेंसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो इससे पास होने वाली आपको करंट निकालनी है। अब करंट के लिए फॉर्मूला क्या है कि हम कोई छोटा सा सेगमेंट लेंगे, ये कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इसको भी हम अलग से यहां पर बना दें। तो सपोज ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें हमने कोई ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसको हमने कह दिया DA। अब जब भी कभी आपका जो एरिया होता है वो सर्किल के फॉर्म में होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक हम सर्कुलर रिंग लेते हैं, इस तरह से एक हम सर्कुलर रिंग लेते हैं, और उस सर्कुलर रिंग की जो थिकनेस है उस थिकनेस को हम कहते हैं DR, और उसकी डिस्टेंस को सेंटर से यानी रेडियस को कहते हैं R। तो इस तरह से R रेडियस की DR थिकनेस की एक हमने रिंग ले ली। अब इस रिंग का कुछ एरिया होगा, और जब आपकी रिंग की थिकनेस बहुत कम होती है तो उसका जो एरिया होता है तो रिंग एरिया यहां पर कहेंगे, तो रिंग एरिया को हम कहेंगे DA, और DA इज इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस यानी 2πr इंटू उसकी थिकनेस DR। तो इस तरह से ये जो आपका रिंग है उस रिंग का एरिया जो हमने चूज किया हुआ है उसको हम कहेंगे 2πr DR। अब हमारी जो करंट डेंसिटी वो J है वो कितनी है 4πr²। तो इस हमारी रिंग से पास होने वाली जो करंट होगी वो DI इज इक्वल टू हो जाएगी J डॉट DA। J की वैल्यू कितनी हो गई 4/πr²। जो एरिया हम ले रहे हैं वो एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हमारा है DA, इसको हमने DA कहा है जो सर्कुलर रिंग है, और इसका एरिया है हमारा इसकी सरकमफ्रेंस इंटू इसकी थिकनेस 2πr DR। इस तरह से देख लीजिए कि यदि ये आपकी रिंग होती है, इस तरह से ये आपकी रिंग है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया रिंग का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा DA है,
और इसका यदि एरिया निकालना होगा तो ये इसकी रेडियस r है, तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई r यानी लेंथ हो गई, और इसको जो थिकनेस हो गई वो हो गई आपकी dr, जो इसकी थिकनेस है वो हो गई आपकी dr। तो सरकमफ्रेंस में आपने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इस पूरी रिंग का एरिया आपको निकल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस रिंग का एरिया निकाल लिया जो हमने यहाँ पे कंसीडर की थी आपके कंडक्टर में। तो अब इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली करंट क्या हो गई, जे डॉट डी ए, जे की वैल्यू 4 पाई दिया हुआ है इंटू डी ए, और डी ए हो गया आपका 2 पाई आर डी आर। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया आर क्यूब डी आर। तो ये आपकी हो गई पास होने वाली करंट इस सर्कुलर रिंग एलिमेंट से। हमको तो पूरे आपके जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है उस पूरे से निकालनी है, यानी यहाँ पर जितना भी पूरा एरिया बन रहा है इस पूरे से आपको निकालनी है। तो इसका मतलब हम इस आपकी करंट का इंटीग्रल कर देंगे, जिसमें जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कैपिटल आर तक जाएगी, जहाँ पर कैपिटल आर आपकी इसकी रेडियस थी। यानी जो हमें छोटी सी रिंग कंसीडर की थी उस छोटी सी रिंग को हम सेंटर से स्टार्ट करके कैपिटल आर तक ले जाएंगे। तो अब हम इंटीग्रल करेंगे इसका, तो ये करंट हमारी उस स्मॉल रिंग एलिमेंट की वजह से थी, इसकी वजह से थी, हमको निकालना है पूरे की वजह से। तो आर की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, यानी छोटी सी रिंग 0 रिंग से स्टार्ट होगी और कैपिटल आर तक जाएगी। तो अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा आर बाहर हो गया, और आर क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा आर की पावर 4/4, यानी 2r की पावर 4, ये आपका i इज इक्वल टू आ गया। अब आप r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, सबसे छोटी रिंग लेंगे, छोटी रिंग सेंटर पे लेंगे, उसके लिए r की वैल्यू 0 रहेगी, और एक सबसे बाहर लेंगे सबसे बड़ी रिंग, वो हो जाएगी कैपिटल R। तो 0 से कैपिटल R तक आपने इसकी लिमिट लगा दी, तो ये हो जाएगा आपका 2r की पावर 4। इस तरह से I आपका इस पर्टिकुलर कंडक्टर से जहां पर आपका जो करंट डेंसिटी था वो वेरी कर रहा था, वहां पर हमने करंट की वैल्यू निकाल ली। तो यहां पर हम लोग ने जो फॉर्मूला यूज किया वो ये यूज किया कि इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करके वेरिंग करंट डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में करंट को निकाल सकते हैं। तो इसका हमने यूज देख लिया। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल्स। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल्स का मतलब हो गया, हमको पता है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली। जब रैंडमली मूव करते हैं तो नेट उनका जो इफेक्ट होता है वो 0 होता है। जैसे कि हम इसको देखना चाहें यहाँ पर कि सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और यहाँ आपके कोई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जिगजैग मोशन में कंटिन्यूअस एक वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ही थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि कोई ना कोई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता ही है, और उस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और ये स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जिस स्पीड से ये मूव करते हैं ये स्पीड इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड के अबाउट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट है वो किसी डायरेक्शन में नहीं हो पाता, क्योंकि ड्यू टू ऑल राउंड इन एवरी डायरेक्शन जो इनका मोशन है उसकी वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्ज आपका 0 रहता है, या ये कह दें कि नेट वेलोसिटी जो है आपकी 0 रहती है। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, जितना वो आगे जाता है उतना ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता है। तो नेट चार्ज वेलोसिटी यहाँ पर एक तरह से 0 रहती है, तो कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करती, यानी करंट भी यहाँ पर 0 रहती। तो ये तो हो गया किसी कंडक्टर का नॉर्मल कंडीशन में, जब किसी रूम टेम्परेचर पे वो रखा हुआ है तो वहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके मूव कर रहे हैं, और वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी चार्ज की 0 हो रही। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हम किसी
बैटरी या सोर्स से लगा देते हैं इस प्रकार से, और इसको हमने किसी बैटरी से लगा दिया, तब क्या होता है, इस बैटरी में जो पोटेंशियल V है उस V की वजह से यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इस तरह से। ये हिस्सा आपका, ये जो फेस है वो पॉजिटिव हो गया, ये फेस नेगेटिव हो गया आपके बैटरी के कनेक्ट करने की वजह से। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अभी रैंडम मूव कर रहे थे, वो अभी भी रैंडम मूव कर रहे हैं, इस तरह से ही मूव कर रहे हैं, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक एक्सेलरेशन लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई और एक्सेलरेशन इस पे हो गया इनके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू EE। ये आपके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का है, तो इसलिए जो F पर फोर्स होगा यानी फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, EE अपॉन M। फोर्स आपका EE हो गया, यानी हर इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है EE अपॉन M। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो A को यदि हम वेक्टर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एक माइनस साइन भी लगा देंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे जब हम वेक्टर लगाएंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू लिखते समय सिर्फ हम EE अपॉन M लिख सकते हैं। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इन पर पीछे की ओर लग रहा है, जो अभी रैंडमली मूव कर रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब वो रैंडमली तो मूव कर ही रहे होंगे, रैंडमली तो ये कोलाइड अपने अगल बगल के एटम्स के साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन अब नेट एक्सेलरेशन इनका EE अपॉन M लग रहा है, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन एक पीछे की ओर भी उसका नेट मूवमेंट हो जाएगा, और वो जो पीछे की ओर नेट मूवमेंट होता है और वो जो स्पीड होती है उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड यानी VD। तो इस प्रकार से हर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करने के बावजूद भी उसका एक नेट शिफ्ट हो जाता है, नेट शिफ्टिंग हो जाती है उसकी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस एक्सेलरेशन से होती है, उसका एक्सेलरेशन है आपका EE बाई M। इस वजह से जो वेलोसिटी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर रहा है वो हो जाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हम कहते हैं। अब V इज इक्वल टू होता है आपका U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो अब जब आपको कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडम डायरेक्शन में चलता है तो वहाँ के जो एटम्स होते हैं उनसे वो कोलाइड करता है, और कोलाइड करके किसी दूसरे एटम से कोलाइड करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ किसी एटम से कोलाइड करेगा, फिर इधर आएगा। तो इस प्रकार से रैंडम वो मूव करता रहता है। तो किन्हीं दो एटम्स के बीच के कोलिजन में जो टाइम लग रहा है उसको हम कहते हैं टाउ रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। किस टाइम को, वो टाइम जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक एटम से टकराने के बाद दूसरे एटम से कोलाइड करने के बीच का लगता है, यानी टाइम टेकिंग बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम ड्यूरेशन में ड्यू टू एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू EE अपॉन M आपका इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन कर लेता है V इज इक्वल टू U प्लस AT से। ये माना जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराता है, कोलाइड करता है, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और उसके बाद वो एक एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वो मूवमेंट करता है, और वो जो वेलोसिटी है आपकी U प्लस AT से निकाल सकते हैं। तो U तो आपका 0 हो गया क्योंकि कोलाइड करते समय वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन आपका EE अपॉन M हो गया, और जो टाइम मिलता है ये वो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है जिस दौरान वो आपका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से कोलाइड नहीं करता। यानी इस टाइम ड्यूरेशन में वो इस एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी जनरेट कर लेता है U प्लस AT EE अपॉन टाउ, यानी जो V हो गया, जो वेलोसिटी गेन करी है उस इलेक्ट्रॉन ने, वो EE अपॉन M टाउ हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक वेलोसिटी को जनरेट कर लेते हैं
along the direction of electric field but in opposite direction। साथ साथ में वो अपना थर्मल मोशन भी करते रहते हैं, लेकिन एक शिफ्ट उनका टुवर्ड्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाता है, और वो वेलोसिटी ये आती है। और ये वेलोसिटी काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू उनकी थर्मल वेलोसिटी से। जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मली मूव कर रहे होते हैं, ये वेलोसिटी तो 10⁵ या 6 मीटर पर सेकेंड के अबाउट होती है, लेकिन ये जो वेलोसिटी निकलती है आपकी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड along in the direction opposite to electric field, वो आपकी 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के लॉग अबाउट होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो मूव करते हैं सब डायरेक्शंस में, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में होते हैं सबकी वेलोसिटी इसी प्रकार से निकल के आती है। तो सपोज इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो किसी की वेलोसिटी v1 हो जाएगी E अपॉन m τ1, दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी v2 इज इक्वल टू E अपॉन m τ2। इसी तरह से सबकी वेलोसिटीज हो जाती हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, सारी वेलोसिटीज का हम सम कर दें, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज n आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n आपके इलेक्ट्रॉन्स की n वेलोसिटीज हो गई, और टोटल नंबर n से डिवाइड कर दें। तो वेलोसिटी अभी कितनी आई थी? अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी आई थी E अपॉन m और रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का मास तो सबका एक जैसा रहता है। टाउ की वैल्यू यानी रिलैक्सेशन टाइम, किसी एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कोलिजन में जो टाइम है, ये सभी का अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से v1 की जगह हम लिखेंगे E अपॉन m τ1, v2 की जगह लिखेंगे आप E अपॉन m τ2, इसी तरह से v3 की जगह लिखेंगे हम E अपॉन m τ3 एंड सो ऑन, और En की जगह लिखेंगे आप E अपॉन m और τn। अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैपिटल N है। अब यहां से आप देखेंगे तो E अपॉन m तो कॉमन हो गया, आपका अंदर बचा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन τn तक अपॉन n। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी जिसको सिंपली हम कह देंगे टाउ वैल्यू। तो इस प्रकार से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आ गई E अपॉन m टाउ। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई E अपॉन m टाउ। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से हमने इसको नोट कर लिया, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल कर आ गई। अब नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे आपको दे रखा है रिलैक्सेशन टाइम इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी-आर-एम-एस। तो टाउ एक तरह से हम लोग निकाला है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस एटम से कोलाइड करता है, उसके बाद यहाँ कोलाइड करता है, तो ये जो टाइम हो गया ये तो टाउ हो गया, और ये जो लेंथ है इसकी ड्यूरिंग द कोलिजन, जो एवरेज लेंथ है, उसको कहते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ, और लैम्डा आपका डिस्टेंस हो गया। और सपोज इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वी-आर-एम-एस हो, तो लैम्डा अपॉन वी-आर-एम-एस करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या आता है? टाइम आता है, और इस टाइम को यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन टाइम कहा गया है। नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वी-आर-एम-एस इंक्रीजेज एंड सच रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो ऑब्वियस बात है, यदि ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो कोलिजन जल्दी हो जाएगा, यानी टाउ की वैल्यू पहले से रिड्यूस कर जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर के इंक्रीज करने में आपका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इन वेक्टर फॉर्म में जब एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो माइनस साइन लगा के लिखेंगे, क्योंकि आपको बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन लगता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसी तरह वेलोसिटी भी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसीलिए जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट है आपको ये मैंने बताया ही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है, यानी जो नेट शिफ्टिंग है आपके इलेक्ट्रॉन की। वैसे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मूव कर रहे हैं, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नेट आपकी शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपकी 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से हो रहा है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन है, जो रैंडम डायरेक्शन है मूव करने की, वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रैंडमली आपके कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे की शिफ्टिंग है एक जगह से दूसरे जगह तक की, उसकी स्पीड बहुत ही कम है, वो है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड एक आता है हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले हम लोग देखेंगे आप रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझते हैं। तो यहां पे भी उसी तरह एग्जांपल कुछ लेंगे कि सपोज कोई कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा। तो सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ए है, और पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सपोज n है। तो यहाँ पर जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब किसी vd वेलोसिटी से चल रहे होंगे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ vd वेलोसिटी से यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इन टाइम t इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगी आपकी vd इंटू टाइम t। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये इलेक्ट्रॉन आपका t टाइम में यहां पर पहुंच जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी t टाइम में यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी t टाइम में यहां पहुंच जाएगा। या ये कहें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर पहुँच गए इन टाइम t में। ये टाइम t लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इस तरह से इसके पीछे के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसके पीछे के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये टोटल वॉल्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि आपका t सेकेंड में मूव करेगा। तो ये कितना वॉल्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन्स का? तो ये डिस्टेंस तो t है, तो ये आपकी लेंथ, टाइम तो t है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका a है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? सो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड इन टाइम t, तो वो हो जाएगा आपका लेंथ इनटू एरिया। तो लेंथ हो गया आपका vdt और एरिया हो गया a। तो इतना वॉल्यूम t टाइम में इलेक्ट्रॉन का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शिफ्ट हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड या कहेंगे ड्रिफ्टेड, वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हो गया आपका vdt इंटू a, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो है n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर गए वो हो गए vdta n। तो इस तरह से जो आपका टोटल चार्ज मूव करेगा वो कितना मूव करेगा उसको हम देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। सो टोटल चार्ज मूव्ड इन टाइम t, तो q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई। तो n कितना मूव किया है टोटल चार्ज? ये हो गया n क्या है यहाँ पर? ये n यहाँ पर टोटल चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। वो अभी हम लोग निकाला, वो कितना आया था? वो आया था na
VDT। ये टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे n, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, तो टोटल चार्ज आपका इतना मूव किया। तो करंट क्या होती है? करंट होती है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए टाइम से ये टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये एन आई इज इक्वल टू हो जाएगा NEAVD। तो इस तरह से आपकी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकल के आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि VD है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी I इज इक्वल टू NEAVD फ्लो करेगी। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर निकल के आ गया करंट की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, हम देखें यहाँ पर, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है आपका I अपॉन A, और I अभी हम लोग निकाला NEAVD आपका I था अपॉन एरिया, तो A से A कैंसिल हो गया, तो J इज इक्वल टू हो गया आपका NEVD। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर J इज इक्वल टू NEVD क्या है? वेलोसिटी है, तो ये भी वेक्टर होगी। तो आप जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है, जबकि जो VD है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो करंट की वेलोसिटी के अपोजिट होती है। तो इसीलिए जब J इज इक्वल टू NEVD लिखेंगे तो J इज इक्वल टू माइनस NEVD लिखेंगे जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे। अदरवाइज तो J इज इक्वल टू NEVD लिखेंगे जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे। लेकिन जब आप वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में लिखते समय आप इसको माइनस साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी करंट की डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से आपका करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला निकल के आ गया जो यहाँ पर आपका समझाया गया है। अब एक नेक्स्ट चीज बनती है मोबिलिटी, जिसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। मोबिलिटी में एक्चुअली मोबिलिटी को सीधे हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सीधे यहीं से फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला है। अब आप चाहो तो VD को, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, उसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यदि आप चाहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखा हो। तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन A ये, और अभी हम लोगों ने देखा था J इज इक्वल टू था आपका NEVD। तो यहां से VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VD इज इक्वल टू J अपॉन NE हो जाएगा। तो आप इस VD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे J अपॉन NE तो E आपका कैपिटल पहले ही से था, तो आपका म्यू E इज इक्वल टू J अपॉन NE आ जाता है। तो इस तरह से जो आपकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया J अपॉन NE, या दूसरा फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो है म्यू E इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाई, और जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यदि आप 1 वोल्ट पर मीटर ले लें तो आपका म्यू E इज इक्वल टू हो गया J अपॉन NE। म्यू E इज इक्वल टू J अपॉन NE, क्योंकि E की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इक्वेशन सेकंड की वैल्यू देखें तो इक्वेशन सेकंड से जो म्यू E आ जाएगा वो E की वैल्यू 1 रखने से म्यू E इज इक्वल टू VD हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन बन गई कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड इज 1 वोल्ट पर मीटर, तब जो मोबिलिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल टू होती है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जो मोबिलिटी है वो इक्वल टू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कब? जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई हो वो आपकी 1 वोल्ट पर मीटर की हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आपके मोबिलिटी को स्टडी कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर लिया, करंट डेंसिटी को स्टडी कर लिया हम लोगों ने, और उसके पहले हम लोगों ने आपका मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखा, और करंट डेंसिटी आपका करंट डेंसिटी का रिलेशन देखा हम लोगों ने, J इज इक्वल टू I अपॉन A, और इलेक्ट्रिक करंट को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसी को हम आगे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।